आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो आज हम बात करेंगे सिवान विधानसभा की, एक ऐसी विधानसभा जो हमेशा से बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। यहाँ से बाहुबल जाना जाता है, यहाँ से बिहार की वो तस्वीर निकलती है जिसके बाद कहा जाने लगा कि बिहार तो बाहुबलियों का गढ़ है। जी हाँ, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के नाम की इस वक्त जोरदार चर्चा हो रही है। इसके अलावा बीजेपी या जदयू से कौन कैंडिडेट होगा, सीवान का जातिगत समीकरण क्या होगा, आरजेडी कहीं धोखा तो फिर से नहीं देगी हीरा साहब को। ऐसे कई सवाल हैं जो सीवान विधानसभा के बारे में लोग जानना चाहते हैं और इन सवालों के सही जवाब लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा जुड़े हुए हैं। सर, आपका पीओ भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी, दर्शकों का भी स्वागत है। सर, क्या लगता है इस बार सीवान विधानसभा में क्या गुल खिल सकते हैं? ओसामा अभी अभी आए हैं आरजेडी के साथ, हिना साहब को मनाया है लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने। तो सबसे पहले हमें बताइए कि सीवान में आरजेडी की क्या फील्डिंग है, उसके बाद बीजेपी जदयू की क्या तैयारी है? कह रहा था अर्पिता कि अगर वहां जैसे बीजेपी की ओर से एनडीए से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये बात तय है, ठीक है। दूसरी बात ये तय है कि बीजेपी की ओर से या तो ओम प्रकाश यादव उम्मीदवार होंगे, ठीक है, या एक मनोज सिंह की भी संभावना बन रही है वहां से कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो मनोज सिंह या ओम प्रकाश यादव। लेकिन अगर इतना तय मानकर चलिए कि अगर आरजेडी ने वहां से ओसामा को चुनाव लड़ाया तो बीजेपी निश्चित रूप से ओम प्रकाश यादव को चुनाव लड़ाएगी। और अगर आरजेडी के पास क्या विकल्प है? आरजेडी में अभी अभी ज्वाइन करके आए हैं ओसामा और हमने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत नाराजगी थी हिना साहब से आरजेडी की, और आरजेडी से हिना साहब की, दोनों एक दूसरे से काफी नाराज थे। लेकिन उपचुनाव में दोस्ती यारी हो गई फिर से। अब आपको लगता है कि ये 25 के जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो आरजेडी फाइनल ओसामा को टिकट देगी या नहीं देगी? आपको क्या लग रहा है सर, फाइनल किस पर मुहर लगाएगी आरजेडी? क्योंकि सबकी नजर इसी पर है कि सिवान में आरजेडी किसको फाइनल टिकट देगी। अर्पिता, ओसामा या हिना साहब लालू परिवार के लिए गले की वो हड्डी है जिसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ठीक है। बिल्कुल। निगलते इसलिए नहीं बन रहा है कि अगर हिना साहब आरजेडी के टिकट पर लोकसभा और ओसामा विधानसभा लड़ेंगे अगर आरजेडी की टिकट पर, तो आप मान कर चलिए कि आरजेडी को यादव का वोट भी सारण प्रमंडल में और चंपारण प्रमंडल में यादवों का वोट भी आरजेडी को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब तब तो आरजेडी मतलब मुस्लिम पार्टी हो जाएगी। वहां एम वाई नहीं चलेगा बल्कि केवल एम बचेगा, वाई भी वहां लालू परिवार को छोड़ देगा, नंबर 1, ठीक है। और अगर ओसामा को टिकट नहीं मिला तो एम साथ छोड़ने को तैयार है। आपने देखा गोपालगंज का जब उपचुनाव हुआ तो मुसलमानों ने वहां आरजेडी को, जदयू को वोट नहीं दिया, बल्कि उसने मुसलमानों ने वहां पर ओवैसी के उम्मीदवार को वोट दे दिया। तो इसीलिए जैसे एक कहावत है ना कि दूध और मछली दोनों एक साथ नहीं खाया जा सकता है, इसलिए कि अगर दूध पीकर आपने मछली खा लिया अगर, तो वो पेट खराब कर देगा। तो वही मछली जो है, गले की हड्डी कह लीजिए, दूध में मछली कह लीजिए, वही ओसामा शहाबुद्दीन का परिवार लालू यादव के लिए है। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। अगर ओसामा को टिकट नहीं दिया लालू परिवार ने तो मुसलमान भागेंगे, और ओसामा को टिकट दे दिया तो यादव भाग जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा अब आरजेडी को तय करना है कि लालू परिवार को जुआ किस पर खेलना है। तो लालू यादव आरजेडी से 2 उम्मीदवार हो सकते हैं, एक अवध बिहारी चौधरी, अगर ओसामा को मना पाए लालू यादव कि भाई ओसामा को विधान परिषद भेज देंगे, हिना साहब को राज्यसभा भेज दे, तब तो इस आधार पर मैनेज किया जा सकता है। और वहां से किसी हिंदू उम्मीदवार को सिवान से लड़ाए लालू यादव, आरजेडी लड़ाए, तब तो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। अदरवाइज वहां पर ओसामा को टिकट देकर
हम्म। मुझे नहीं लगता। और ओसामा को टिकट नहीं देकर अवध बिहारी चौधरी को टिकट देंगे तो फिर मुसलमान का कोई ना कोई उम्मीदवार होगा वहां से। सारी और तस्वीर मुसलमान या तो बिल्कुल आप देखिएगा, बता। तस्वीर फंसी हुई है सीवान विधानसभा की आरजेडी के लिए। और सीवान का समीकरण सेट करने में आरजेडी की बाकी कई सीटों के समीकरण बिगड़ जाते हैं, और इसीलिए सीवान का जातिगत समीकरण समझना बेहद जरूरी है। प्रदीप जी क्या लगता है, सीवान सीट पिछले अगर आप 2-3 चुनावों को देखें, 2020 के चुनाव को देखें, 2015 और 10 के चुनाव को देखें, किस तरीके का जातिगत समीकरण रहा है? वहां पर आरजेडी के लिए क्या चुनौतियां आप देखते हैं? बीजेपी पहले की तुलना में अगर आज हम देखें तो कितनी मजबूत हो चुकी है। बीजेपी के लिए वो सीट काफी मुश्किल भरी होती थी, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छे से कमबैक भी किया उस सीट पर। आज की क्या कंडीशन आप वहां देख रहे हैं? जातिगत फैक्टर क्या है? कौन किसके साथ खड़ा है मजबूती से सीवान में? मैं कह रहा था कि जब तक शहाबुद्दीन अपने पूरे शबाब पर थे, जब शहाबुद्दीन का डंका बजता था, तब तक सीवान में शहाबुद्दीन के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। ठीक है, मतलब शहाबुद्दीन, सीवान और आरजेडी एक तीनों एक दूसरे के पर्याय थे। लेकिन जैसे जैसे शहाबुद्दीन का असर वहां पर कम होना शुरू हुआ, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई वहां पर। आप देखिए, लगातार विगत के 3 चुनावों में केवल पिछली बार जो है बीजेपी वहां से हार गई चुनाव। हारने के पीछे ये कारण मैंने कह सकती है बहुत कम वोट से, 1700 कुछ वोट से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव अवध बिहारी चौधरी से हार गए। कहीं ना कहीं उसमें भीतरघात भी था, क्योंकि बीजेपी ने एक जीते हुए उम्मीदवार व्यासदेव प्रसाद का टिकट काट दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं वैश्य वर्ग में नाराजगी थी, उसका कीमत बीजेपी को चुकाना पड़ा था वहां पर। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर सब कुछ सामान्य परिस्थिति रहा तो बीजेपी को वहां सीवान शहर का सीट निकालने में कोई परेशानी होगी। ठीक है, बीजेपी का एज रहेगा वहां पर, चाहे बीजेपी आरजेडी अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे या ओम प्रकाश या सॉरी या ओसामा को टिकट दे, दोनों में से कोई भी उम्मीदवार होंगे तो भी बीजेपी का एज रहेगा वहां पर। ठीक है, अब सबसे पहला डिपेंड करता है कि बीजेपी भी उम्मीदवार किसको बनाती है। क्या फिर से ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाती है, या फिर कोई वैश्य वर्ग का उम्मीदवार आता है, या कोई राजपूत उम्मीदवार आता है? उस पर भी निर्भर करेगा चुनाव परिणाम में, चुनाव का माहौल क्या बनता है। ठीक है प्रदीप जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर अब आ चुका है जनसुराज। हमने देखा इस उपचुनाव में बेलागंज एक ऐसी सीट थी जहां जनसुराज की वजह से बड़ा नुकसान हुआ आरजेडी को। सिवान भी एक ऐसी सीट है जहां जनसुराज सीधे सीधे बड़ा नुकसान कर सकती है, किसी को बड़ा फायदा भी पहुंचा सकती है। आपको क्या लगता है, जनसुराज अगर वहां पर चुनाव लड़ती है, अगर किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती है, तो क्या तस्वीर आप देखेंगे? ओसामा मजबूत होंगे, कमजोर होंगे? वहां आरजेडी के मुस्लिम वोट क्या बटेंगे? वहां पर क्या बीजेपी का जो हिंदू वोटर है, क्या वहां ध्रुवीकरण होगा या नहीं होगा? ये कई ऐसे सवाल है, अगर आप इनके सटीक समीक्षा करके जवाब दे पाए। देखिए अर्पिता, जैसा आपने कहा कि अगर आरजेडी से ओसामा उम्मीदवार होंगे और जनसुराज भी किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगा, तो आप तय मानकर चलिए कि मुसलमानों के वोट में बंटवारा नहीं होगा। वहां पर 100% मुस्लिम वोट जो है तब ओसामा को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आरजेडी ने वहां से यादव को उम्मीदवार बनाया या किसी अन्य जाति का उम्मीदवार बनाया आरजेडी ने, और जनसुराज मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगा, तो फिर मुस्लिम वोट में बंटवारा हो सकता है। और उस बंटवारा कितना होगा, उसमें उसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी शहाबुद्दीन की परिवार की, मतलब हिना साहब का और ओसामा का। ओसामा और हिना साहब का आशीर्वाद जिस किसी भी उम्मीदवार को मिलेगा, उसे ही वहां मुसलमानों का वोट मिलेगा। वहां मुसलमान आज भी हिना साहब के साथ है, ओसामा के साथ है। ओसामा के इशारे पर ही, हिना साहब के इशारे पर ही, उनकी मर्जी से ही मुसलमानों का वोट वहां गिरेगा। प्रदीप जी, ये तो बात रही मुस्लिम वोटर्स की। अगर हम वहां के भूमिहार वोटर की बात करें, वहां के राजपूत वोटर की बात करें, या अन्य जाति के जो वोटर्स हैं उनकी बात करें, और तमाम नेताओं की बात करें, इस लिहाज से हमें बताइए कि सबसे ताकतवर चेहरा
विधायक के रूप में आप किसको देख रहे हैं? जो अच्छी फाइट दे सकता है, जो अच्छा मुकाबला दे सकता है, तो ओसामा का ज़िक्र है, हिना शाह का ज़िक्र है, आपने ओम प्रकाश यादव का भी ज़िक्र किया, अवध बिहारी चौधरी का भी नाम है। इन चारों में अगर हम देखें, तो सबसे दमदार चेहरा इस वक़्त कौन आप देख पाते हैं, जिसकी सबसे मजबूत दावेदारी इस वक़्त है सिवान सीट पर? यदि अर्पिता वहां से ओसामा उम्मीदवार होंगे आरजेडी का, या हिना साहब होंगी, या कोई मुस्लिम उम्मीदवार होगा, तो ओम प्रकाश यादव सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी साबित होंगे उनके लोग, उनके समक्ष। ठीक है, बीजेपी की तरफ से। और दूसरा एक और विषय है वहां पर, देखिए वहां पर क्या है ना, कि अगर आरजेडी से ओसामा उम्मीदवार होते हैं तो बीजेपी किसी को भी टिकट दे, वहां किसी भी जाति का उम्मीदवार बनाए, चाहे बीजेपी किसी यादव को टिकट दे, किसी वैश्य को टिकट दे, किसी राजपूत को टिकट दे, वहां पर प्रायः। और चौथा में एक कुशवाहा जाति भी आती है वहां पर, जिसकी अच्छी खासी संख्या है। तो इनमें से किसी भी जाति को टिकट देती है, तब भी वहां का जो माहौल बनेगा अर्पिता, वो बनेगा हिंदू मुसलमान का, वहां पर पोलराइजेशन होगा। ओसामा के उम्मीदवार बनते ही वहां पोलराइजेशन होना तय है। बिल्कुल, और इसका कहीं न कहीं असर दिखेगा सीमांत सीट पर, पोलराइज़ेशन होगा तो फ़ायदा बीजेपी को होगा और वो तस्वीर हमको लगता है बनती दिख भी रही है सीमांत सीट पर और सीमांत सीट तो हॉट सीट बन ही चुकी है। जो कुछ हॉट सीट है जैसे और मोकामा सीट हो हाँ, गई, और शिवहर एक सीट बात हो गई। और है अर्पिता, एक बात और है कि वहां पर परिणाम को प्रभावित करने के लिए कुछ और फैक्टर्स होंगे। जैसा आपने कहा ना कि जनसुराज, अब जनसुराज किसको उम्मीदवार बनाती है? आपने कहा किसी मुस्लिम को। हो सकता है कि जनसुराज जो है किसी राजपूत को उम्मीदवार बनाए और बीजेपी से कोई यादव चुनाव लड़े, और आरजेडी से करेक्ट। कोई मुस्लिम उम्मीदवार हो। तो अगर अगर जनसुराज किसी सवर्ण को उम्मीदवार बनाती है अगर, ठीक है, हुँ। तो फिर वहां पर खेल अलग हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर जो आपने कहा राजपूत भूमियार वोट बैंक, तो वो हो सकता है कि कोई जनसुराज के समर्थन में आ जाए। आपने कहा कुशवाहा का भी वहां अच्छी खासी संख्या है, अगर कुशवाहा जाति से कोई उम्मीदवार आ जाता है वहां, ठीक है, तो बीजेपी को परेशानी होगी वहां पर। ठीक है, तो कहने का मतलब इट्स टू अर्ली टू गेस। ठीक है, लेकिन जो सामान्य समीकरण है उसके आधार पे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन पिक्चर क्लियर होगी तब जब हर दल का उम्मीदवार वहां नामांकन दाखिल कर ले। प्रति प्रति जी वो तो सटीक बात है, लेकिन देखिए हर सीट पर 2-4 चेहरे तो पहले से तैयारी करके बैठे ही रहते हैं और उनकी मतलब 2-4 महीने की नहीं, सालों-साल की तैयारी रहती है। 5 साल के जैसे चुनाव बीते तैयारियां नेता शुरू कर देते हैं कि अब तो हम अगले दावेदार बनेंगे, चाहे ऐसे बने या वैसे बने। और हमने जनसुराज का जिक्र इसलिए भी किया कि जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर बिहार में, उसमें से 2 सीटें खास तौर पर अगर हम देखें, तो वहां पर बहुत बड़ा असर छोड़ने में कामयाब रही जनसुराज। और एक तरफ वो देखा जाए तो आरजेडी को बड़ा धक्का लगा बेलागंज में और हमने ये भी देखा कि बड़ी मुश्किल हम के लिए भी उन्होंने खड़ी की और साथ ही साथ एनडीए के लिए भी चुनौती दी और ऐसे में वो विधानसभा में भी सीमांत जैसी सीटें जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, ऐसे इलाकों में तो जनसुराज हमें लगता है खासी मेहनत करेगी ही क्योंकि उनकी पकड़ इस वक्त सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स में है और आगे भूमियार या राजपूत पर भी अगर खेल कर देते हैं प्रशांत किशोर तो वहां भी वो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं अन्य दलों को। तो इसी लिहाज से एक आपसे फाइनल सवाल हम लेना चाह रहे थे कि सिवान में जो डंका बजता है, किस जाति की सबसे बड़ी ताकत है सिवान में जो फाइनल तय करती है हार और जीत? वो जिसके साथ खड़ी हो जाती है पूरी ताकत से वहां वही विधायक बनता है। ऐसी कौन-सी जातियां हैं? अगर आप हमें बताएं। बहुत सी मुस्लिम मतदाता ही वहां सबसे बड़ा फैक्टर होंगे। अगर अगर वहां के मुसलमान आरजेडी के किसी हिंदू उम्मीदवार को, अगर आरजेडी किसी हिंदू को उम्मीदवार बनाए और मुसलमान उसका समर्थन करे, ठीक है, तो उसकी जीत निश्चित होगी। क्या बात है! ये मतलब ये तस्वीर है कि जो वहाँ के मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके बारे में तो कहा भी जाता है कि मुस्लिम जहाँ भी वोट करते हैं, एकजुट होकर करते हैं और सीवान की बात करें तो सीवान में तो एकजुटता हिना शाह जैसे नेताओं की वजह से और ज़्यादा देखने को मिलेगी ही। चलिए प्रदीप जी, इस चर्चा को हम लेकिन लोग यहीं समाप्त करते हैं लेकिन तो? लेकिन अर्पिता, लेकिन मुसलमान अगर ओसामा ओसामा करेंगे, अगर ओसामा 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 मुसलमान मुसलमान करेंगे अगर, तो बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगी वहां।
बिल्कुल, आपने कहा पहले भी कहा कि वहाँ जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाका है, वोटर्स की संख्या तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ ध्रुवीकरण की तस्वीर अपने आप तैयार हो जाती है और ध्रुवीकरण का फ़ायदा बीजेपी को होता है। तो एक पक्ष मजबूत है तो दूसरा अपने आप तैयारी में खड़ा हो जाता है, कि अब तो मुकाबला यहाँ पर अलग तरह का होगा। ठीक है प्रदीप जी, सिवान में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सिवान की तस्वीर हर गुज़रते दिन के साथ बदलती भी जाएगी, समीकरण नए बनेंगे भी, बिगड़ेंगे भी। उन पर भी आपकी राय लेंगे, समीक्षा आपसे करेंगे और साथ ही साथ वहाँ के तमाम पब्लिक से भी राय लेंगे कि वहाँ सीवान में क्या चल रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चुनावी चर्चा बहुत के लिए बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका प्रदीप जी और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।